तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कल हम लोगों ने HTML के बेसिक चीजें पढ़ी थी, जिसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने। एक बार हम ओपन करते हैं, एक बार देख लीजिए आप। देखिए, हम लोगों ने कल ये चीजें पढ़ी थी। हमने यहाँ पे टैग की लिस्ट भी बनाई थी कि हम लोगों ने कितने टैग पढ़ लिए। तो कल की डेट में हम लोगों ने इतने टैग पढ़े हैं: HTML, हेड टैग, बॉडी टैग, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, P टैग, B टैग, I टैग, U, और यहाँ बिग था, और स्मॉल, SUP टैग, SUB टैग, BR, HR और टाइटल। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज करेंगे। देखिए, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इसको कैसे सेव करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसको आप सेव करने जब जाएंगे तो इसका नाम जो देंगे वो आप जो इच्छा दे सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन देंगे वो देंगे .html। ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा आपका .html में होना चाहिए। तो ये मैंने बना दिया। इस पेज का मैंने टाइटल सेट किया टाइटल टैग की मदद से, और इसमें लिखा मैंने माई सेकेंड वेब पेज, ऐसे मैंने लिखा। रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लिख कर के आ रहा है माई सेकेंड वेब पेज, जहाँ पे टाइटल आना चाहिए था। जहाँ पे टाइटल आता है, तो अगर आप टाइटल नहीं देते हैं तो क्या आएगा? अगर आप टाइटल सेट नहीं करेंगे तब टाइटल की जगह पे वहां पे आएगा फाइल का नेम, और यदि आप टाइटल सेट करते हैं तो फिर जो भी आपने टाइटल सेट किया होगा यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बाकी चीजें बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आप H1 का यूज करके हेडिंग बना सकते हैं, और इस हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक वेलकम टू HTML, ऐसे लिखा मैंने और रन कराया। रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, बार बार रन ना कराएं, एक बार रन करा लें, इधर आकर के बार बार आप उसको रिफ्रेश करते रहें। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ बनाया, और इस पैराग्राफ में मैंने कुछ कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के लिए मैं कोडर्स अड्डा की वेबसाइट पे गया, और इस वेबसाइट से मैंने कुछ डेटा जो लिखा हुआ है वो डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो कि वहां लिखा हुआ था उसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये मैंने P टैग के अंदर कुछ डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा आउटपुट आ रहा है। तो कल हम लोगों ने बोल्ड और इटैलिक करने के लिए कुछ टैग पढ़े थे, वैसे ही एक टैग होता है स्ट्राइक टैग। जो ये स्ट्राइक टैग होता है, इससे क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के बीच से एक लाइन जाती है उसको काटते हुए। देखिए ध्यान से, तो मैंने द मोस्ट को, जो द मोस्ट लिखा हुआ यहाँ पे, इस द मोस्ट को मैंने स्ट्राइक टैग के अंदर रख दिया है। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो द मोस्ट आ रहा है उसके ऊपर से एक लाइन जा रही है उसको काटते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट टैग अवेलेबल है, जो समझ लीजिए। मतलब कि एक टैग को
वही मतलब एक टैग का डुप्लीकेट टैग। जैसे कि जैसे आपको कल पढ़ाया था मैंने बी टैग। बी टैग का काम क्या होता है? बोल्ड करना। वैसे ही एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का भी काम होता है बोल्ड करना। मतलब आप किसी टेक्स्ट को बी टैग के अंदर रखो या स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखो, दोनों से ही देखिए बोल्ड होता है। आप ये डेवलप वर्ड को देखिए, यहाँ पे बोल्ड हो चुका है वो। सेम तरीके से जैसे आई टैग होता है इटैलिक करने के लिए, वैसे एक टैग होता है ईएम टैग। ठीक है, एक टैग होता है ईएम टैग, ईएम टैग से भी देखिए ये वर्ड देखिए इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। सेम तरीके से जैसे कि आपका यू टैग होता है फॉर अंडरलाइन, वैसे एक टैग होता है आईएनएस टैग। INS मीन्स भी, ये देखिए INS मीन्स भी अंडरलाइन। ठीक है ना, दोनों में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। ये कुछ पुराने टैग है, कुछ लेटेस्ट वर्जन के टैग है। जैसे कि कुछ ब्राउजर होते हैं जो किसी टैग को सपोर्ट नहीं करते, पुराने ब्राउजर, तो उनके लिए नए टैग डेवलप किए गए थे। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी लेटेस्ट ब्राउजर होगा उस पर दोनों ही चलेंगे। जो ओल्ड ब्राउजर होगा उस पर हो सकता है ये वाले ना चले जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी टैग का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने स्ट्राइक लगाया था, बीच से लाइन जो गई थी, उसके लिए मैंने कौन सा टैग लगाया था? स्ट्राइक टैग। यही काम आप जो है एक सिंपल से एच टैग की मदद से कर सकते हैं, सिंपली एच टैग। तो जो स्ट्राइक का काम होता है वो एस से भी हो जाता है। ये देखिए एक्सेसिंग जो है एस टैग लगाया है मैंने यहाँ पे, और इसमें जो है मैंने स्ट्राइक टैग लगाया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जितने मैंने अभी बताए ये सारे चारों के चारों डुप्लीकेट है। इसके अलावा बाकी किसी भी टैग के डुप्लीकेट टैग नहीं अवेलेबल है। सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक के अवेलेबल है। अब देखिए स्ट्राइक का तीसरा टैग भी अवेलेबल है। अब ये एक कोइंसिडेंस है, स्ट्राइक का एक तीसरा टैग भी अवेलेबल है जिसे कहते हैं डेल टैग, DEL टैग। ठीक है, ये देखिए तो स्ट्राइक लगाने के लिए मतलब बीच से लाइन ले जाने के लिए आप स्ट्राइक टैग या एस टैग या फिर डेल टैग किसी का भी यूज करिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडा है। तो ये थे कुछ नए टैग जो मैंने अभी पढ़ाए, इनको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको स्ट्राइक, ठीक है ना, स्ट्राइक का डुप्लीकेट है एस और एस का डुप्लीकेट है डेल। फिर स्ट्रॉन्ग, इसके बाद में मैंने बताया आपको ईएम, इसके बाद में बताया आपको INS। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसका काम क्या है? इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं इस तरह से स्ट्राइक, और इसको यूज करते हैं इस तरह से स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक। क्या काम करता है? टू मेक स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। ठीक है ना, एस टैग भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, और डेल टैग भी वैसे ही काम करता है। स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये यूज होता है इस तरह से, ठीक है ना, टू मेक बोल्ड टेक्स्ट। ईएम भी जो है इसी तरह से इस्तेमाल होता है जैसे सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, टू मेक इटैलिक टेक्स्ट। फिर INS भी उसी तरह इस्तेमाल होता है।
मेक अंडरलाइन टेक्स्ट। देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ टैग और हैं, तो हम लोग एक नया पेज बनाएंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो टैग आते हैं HTML में वो है लिस्ट बनाने के टैग। अब ये लिस्ट क्या होती है देखिए ध्यान से। देखिए सेव किया मैंने प्रोग्राम 2.html के नाम से और इसका टाइटल दिया लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने का सबसे पहला टैग है UL टैग। ध्यान दीजिएगा ये UL टैग क्या होता है। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। तो UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और UL टैग के अंदर इस्तेमाल होता है LI। LI मतलब लिस्ट आइटम, मतलब लिस्ट का एक आइटम। तो UL का मतलब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई और लिस्ट के अंदर क्या बनेंगे LI मतलब लिस्ट के आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम। और इसके अंदर लिखा मैंने, अब मैं मान लो किसी भी चीज की लिस्ट बना लेता हूँ। मान लो मैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट बनाता हूँ। तो कंप्यूटर में सबसे पहली इनपुट डिवाइस क्या होती है, माउस, दूसरी हो गई कीबोर्ड, तीसरी हो गई स्कैनर, चौथी हो गई टच पैड, पांचवी हो गई आपका कैमरा, छठी हो गई आपकी माइक। इस तरह से ये सब क्या है, ये सब है इनपुट डिवाइस। देखिए मैं सभी को LI के अंदर बना रहा हूँ और मैं एक लाइन की डुप्लीकेट लाइन क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल D का इस्तेमाल करके। तो अगर आप नोटपैड प्लस प्लस पे काम करेंगे तो किसी भी लाइन पे कर्सर रखेंगे, मतलब आपका कर्सर जिस लाइन पे रखेंगे और कंट्रोल D दबाएंगे तो उस लाइन की डुप्लीकेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट बनाई, तो इसको रन कराया तो देखिए आप ध्यान से एक इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट बन गई और सभी के पहले एक एक बिंदु आ रहा है, डॉट आ रहा है। ये इसे कहते हैं हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बहुत बेसिक सा तरीका है लिस्ट बनाने का। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनके तैयार है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर का मतलब कोई क्रम नहीं होता है, आप किसी भी चीज को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, एक और लिस्ट होती है OL। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से LI बना सकते हैं। और इस LI के अंदर हम मान लिया हम बनाएंगे इस बार आउटपुट डिवाइस की लिस्ट। तो सबसे पहली आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, ठीक है ना। इसके बाद आउटपुट डिवाइस होती है मान लो प्रिंटर। इसके बाद आउटपुट डिवाइस होती है मान लीजिए प्रोजेक्टर, ठीक है ना। और भी आउटपुट डिवाइस होती है, तो एग्जांपल के लिए कई सारे आउटपुट डिवाइस और भी होते हैं। चलिए अभी 3 मुझे याद आ रहे हैं, बाकी तो मैंने एग्जांपल के लिख दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरी लिस्ट आ गई उसके नीचे, लेकिन इस नई वाली लिस्ट में आप ध्यान से देखो तो इसमें डॉट नहीं आ रहे हैं, बिंदु नहीं आ रहे हैं, गिनती आ रही है 1 2 3। तो गिनती कैसे आ रही है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो UL और OL में डिफरेंस समझिए। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। LI दोनों में रहेगा कि दोनों लिस्ट में लिस्ट आइटम तो होंगे ही होंगे, लेकिन लिस्ट आइटम को अरेंज करने के लिए UL में बुलेट का इस्तेमाल हो रहा है, डॉट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिक गिनती का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके आप यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आज मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, तो पहले तो इनको हम लिख लेते हैं। 27 हम लोगों ने पढ़ा UL ऐसे इस्तेमाल होता है और इसका काम होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। 28 मैंने पढ़ा LI, तो LI ऐसे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है
लिस्ट आइटम 29 जो है वो पढ़ा ओएल, ठीक है। ओएल ऐसे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? किसी टैग में उसकी अगर हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पास करनी होती है तो हम लोग उससे एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये एट्रीब्यूट कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है? तो सब एट्रीब्यूट के 3 नियम हैं। पहला नियम कि आप एट्रीब्यूट को हमेशा ओपनिंग टैग में ही इस्तेमाल करेंगे। तो ओपनिंग टैग क्या होता है? जब पेयर टैग की बात आती है, मतलब जिसमें 2 टैग होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो जो पहला वाला होता है वो ओपनिंग टैग होता है, और जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं जिसमें उसी में वो क्लोज हो जाता है, उसमें उसी में ही लिखा जाएगा, वही ओपनिंग हुआ वही क्लोजिंग हुआ, तो उसमें वहीं पे लिखा जाएगा। लेकिन जो पेयर टैग होंगे, मतलब जोड़े वाले टैग होंगे, इसमें हम लोग पहले वाले टैग में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? दूसरा नियम है, लिखा जाता है एट्रीब्यूट का नेम। एट्रीब्यूट का नेम मैंने पास किया टाइप, और इक्वल टू डबल कोट में पास की जाती है वैल्यू। ये है तीसरी चीज। पहला रूल ये है कि आपको ओपनिंग टैग में लिखना है। दूसरा रूल ये है कि पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। तीसरा रूल ये है कि इक्वल करके डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखनी है। अब ये वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम लोग और कैसे लिखेंगे? तो यूएल में टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है। देखिए, अलग अलग टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने कल यहाँ बीजी कलर सीखा था, आपको याद है? ये बीजी कलर, तो यहाँ बीजी कलर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टैग में बीजी कलर हो। जरूरी नहीं है कि हर टैग में बीजी कलर हो, इसलिए हर टैग के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट का काम होता है किसी टैग की कोई एडिशनल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना। तो यूएल और हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यूएल में टाइप इक्वल टू डबल कोट में क्या पास कर सकते हैं? यूएल के यहाँ पे 3 टाइप अवेलेबल है। पहला टाइप है डिस्क, पहला टाइप है डिस्क, दूसरा टाइप है सर्कल, और तीसरा टाइप है स्क्वायर। तो चलिए पहला ट्राई करते हैं। पहला है डिस्क। मैंने डिस्क लिख करके सेव किया और इधर आकर के रिफ्रेश किया तो कोई आउटपुट में इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं, सर्कल। डिस्क से इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा था अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर्कल लिखा तो आप देखिए जो पहली वाली लिस्ट है यूएल वाली, उसके जो बिंदु थे जो कि अभी फुल बिंदु बन रहे थे, वो अभी बन चुके हैं सर्कल। आप ध्यान से देखिए, जूम करता हूं मैं। अभी देखिए वो जो बिंदु थे वो बन चुके हैं सर्कल। तो बिंदु मतलब डिस्क। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिस्क। इसीलिए बाय डिफॉल्ट कोई डिफरेंस नहीं आया था। और इसके बाद होता है सर्कल। सर्कल के बाद होता है स्क्वायर। स्क्वायर में वो देखिए जो बिंदु थे वो बन गए स्क्वायर। देखिए ध्यान से, एक डीटी टैग भी होता है, वो बेटा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, वो आगे आएगा अभी। तो यहाँ पे ये बिंदु चेंज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्क, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज स्क्वायर, जो कि स्क्वायर बना देगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज सर्कल, जो कि सर्कल बना देगा, ठीक है। तो मैंने चलिए सर्कल रहने दिया। इसमें ओएल में भी टाइप होता है। अब ओएल में तो गिनती आती है, तो अगर हम 1 पास करेंगे ओएल में, मैं अगर 1 पास करूंगा तो ध्यान से देखिए गिनती 1 से शुरू हो रही है। यदि मैं 1 की जगह ए पास कर दूं, 1 की जगह ए पास कर दूं, तो ध्यान से देखिए कैपिटल ABC लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्मॉल ए पास कर दूं तो स्मॉल ABC लिख के आएगा। अगर मैं आई पास कर दूं तो देखिए ध्यान से रोमन गिनती आएगी। रोमन गिनती आप लोगों ने पढ़ी होगी, रोमन अंक।
बचपन में पढ़े होंगे आपने, जब आप क्लास सेकेंड थर्ड में रहे होंगे, फोर्थ में रहे होंगे। ठीक है, तो रोमन गिनती आ जाएगी, तो आप यहाँ पे 4 चीजें पास कर सकते हैं। पहला 1 या फिर कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए या फिर आई, वो आपके ऊपर है, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे 1 मैंने पास किया तो देखिए 1 2 3 आ रहा है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, आप यहाँ पास कर सकते हैं स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल टू मैंने लिखा 5, तो देखिए गिनती टाइप मैंने 1 रखा है तो 1 से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट 5 तो मतलब देखिए 5 से गिनती शुरू हुई। ध्यान से देख रहे हैं आप, इस बार 1 2 3 नहीं आया, 5 6 7 आया, 5 6 7। तो 5 से 7 मतलब आप जहां से शुरू करना चाहें उसके लिए आप स्टार्ट पास कर देंगे। स्टार्ट में जो भी आप पास करेंगे गिनती वहीं से शुरू होगी। ठीक है, चलिए तो इसके आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, आप ध्यान से करिए, चेंज होगा। आप हमारा देखिए मैं कहाँ पे एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ और कैसे लगा रहा हूँ, आपका चेंज होगा। फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप आगे काम करिए और इस प्रोग्राम का फोटो खींच के कोडिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, हम बता देंगे। चलिए यहाँ पे हम ए पास करते हैं, कैपिटल ए। तो देखिए कैपिटल ए पास किया और स्टार्ट में 5 पास किया, तो देखिए ई एफ जी, ई से शुरू हुआ क्योंकि 5वें नंबर पे ई आएगा। ये होता है बेसिक नियम लिस्ट को बनाने का। एक और तरह की लिस्ट पाई होती है HTML में, वो है DL। DL मतलब डेफिनीशन लिस्ट। अब डेफिनीशन लिस्ट का मतलब क्या होता है? डेफिनीशन लिस्ट का मतलब होता है DL। DL मतलब डेफिनीशन लिस्ट। अब ये डेफिनीशन लिस्ट का मीनिंग क्या है? डेफिनीशन लिस्ट मीन्स कि हम किसी, मान लीजिए हमारे पास कई सारे टॉपिक दिए जाएं कि आपको 5-6 टॉपिक के बारे में उनकी डेफिनीशन लिखनी है, तो आपको मल्टीपल टॉपिक हैं तो उनकी लिस्ट बना देंगे। तो डेफिनीशन लिस्ट कैसे काम करेगी, कैसे बनाई जाएगी, इस पे ध्यान दीजिए। तो डेफिनीशन लिस्ट में 2 चीजें होती हैं हमेशा। पहले को कहते हैं हम लोग हैं DT। DT मतलब डेफिनीशन टाइटल। तो टाइटल मैंने मान लिया कि HTML, और फिर होता है DD। DD मतलब डेफिनीशन डेटा। तो डेफिनीशन टाइटल, DT मतलब डेफिनीशन टाइटल और DD मतलब डेफिनीशन डेटा। तो टाइटल हो गया HTML और इसकी डेफिनीशन क्या होगी? डेफिनीशन होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज used to create वेब पेजेस। फिर अगला DT। DT मतलब डेफिनीशन टाइटल। डेफिनीशन टाइटल मान लो CSS। फिर DD। फिर DD। DD मतलब इसकी डेटा, डेफिनीशन का डेटा। कास्केडिंग स्टाइल शीट used to design web pages। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं और आउटपुट में ध्यान से आप देखिए, तो जो DT लिखा था मैंने डेफिनीशन टाइटल, वो देखिए थोड़ा पहले आ रहा है, ये देखिए। और जो मैंने DD लिखा था वो थोड़ा खिसक करके आगे आ रहा है। फिर देखिए DT जो है वो थोड़ा पहले आ रहा है, और फिर जो DD है वो थोड़ा खिसक करके आगे आ रहा है। तो हम लोग इसे कहते हैं डेफिनीशन लिस्ट। जब हमें कई सारे टॉपिक के बारे में कोई लिस्ट तैयार करनी होती है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके,
तो ये है बेसिक सा, इसका ज़्यादा यूज होगा नहीं, DL DT का मैक्सिमम यूज होगा आपके UL LI और OL LI का। तो 30 नंबर टैग है DL, कैसे इस्तेमाल होगा, इस तरीके से, इसको कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अगला है DT, DT मतलब डेफिनेशन टाइटल। अगला है DD, DD कैसे यूज होगा, इस तरह से, और इसका मतलब है डेफिनेशन डेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई HTML में लिस्ट। लिस्ट का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे। जैसी ज़रूरत हो वेबसाइट की या कंटेंट की, वैसे आप बना सकते हैं। अगला प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे टेबल का इस्तेमाल करना। सेव किया मैंने इसको, प्रोग्राम 3.html। ठीक है, तो प्रोग्राम 3.html, इसमें हम लोग सीखेंगे टेबल का इस्तेमाल करना। देखिए टेबल का क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे कैसे होता है। तो हेड बनाया मैंने, बॉडी बनाई मैंने, और इसके अंदर टाइटल दिया, टाइटल लिखा मैंने टेबल इन HTML। ठीक है, सेव किया, इतने को रन कराया, तो देखिए ऊपर लिख करके आया टाइटल में टेबल इन HTML। अब इसमें टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनाने के लिए टैग का नाम भी होता है टेबल। HTML इसीलिए आसान है क्योंकि इसमें बहुत आसान से टैग हैं जिनको याद करना मैक्सिमम 1-2 घंटे का काम है। एक बार आप देख लेंगे, सिर्फ देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो HTML तो इतना इजी है कि आप अगर सिर्फ देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो टेबल टैग के अंदर हम लोग लगाते हैं TR टैग। TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है ना, TR मीन्स टेबल की रो। ठीक है, तो ऐसे एक टेबल के अंदर कई सारे TR हो सकते हैं इस तरह से। देखिए ठीक है, अब पहले वाले TR के अंदर, रो के अंदर क्या होते हैं, टेबल के अंदर क्या होती है, रो मतलब कि TR मतलब टेबल रो, और रो के अंदर क्या होते हैं, कॉलम। कॉलम बनाने के लिए लिखा जाता है TD मतलब टेबल डेटा। तो मैंने पहले वाले TR के अंदर TD में लिखा नेम, उसके अंदर एक और TD बनाया उसी TR के अंदर, लेकिन उस TD के बाहर एक और TD बनाया मोबाइल, और यहाँ दिया एड्रेस, यहाँ दिया मान लीजिए पिन कोड। अब दूसरा जो है, मैं उस दूसरे TR में गया और इसमें मैंने TD बनाया, इसमें लिखा नेम अमित, मोबाइल नंबर मैंने एक डाल दिया और एड्रेस डाल दिया लखनऊ, पिन कोड डाल दिया 226001। सेम तरीके से मैं अगले TR में गया तो कॉलम मैं सभी में 4-4 बना रहा हूँ। ठीक है, अगला नाम दिया मैंने जो है मान लीजिए हिमांशु, फोन नंबर दिया मैंने इस तरह से, और एड्रेस दिया कानपुर, और पिन कोड दिया मान लीजिए 226005, कुछ भी दे दिया। सेव किया मैंने इसको। ध्यान से देखिए मैंने कैसे टेबल बनाई है। TH बेटा यूज करेंगे, आप परेशान न हो, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। अभी हम जैसे बता रहे हैं पहले वैसे देखिए कि उससे क्या आउटपुट आएगा, फिर समझ में आएगा कि TH से क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने बनाई टेबल टैग, टेबल के अंदर TR टैग, और TR के बाद मैंने बनाया TD टैग। इसका आउटपुट देखिए
तो आ रहा है, देखिए टेबल के फॉर्म में डेटा आ रहा है, जिसमें ये पहली रो हो गई, फिर ये दूसरी रो हो गई, और फिर ये तीसरी रो हो गई। लेकिन टेबल के फॉर्म में अच्छे से दिखे, इसके लिए हम टेबल में लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट, और इसमें पास कर देंगे 1। बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर 1 पास करेंगे तो 1 पिक्सल का देखिए चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर में ध्यान से देखिए, ये नेम, मोबाइल, एड्रेस और पिन कोड है जो, ये है रो, और इसके अंदर जो नेम के लिए बॉक्स बना हुआ है, मोबाइल के लिए और इसके लिए, ये क्या है, कॉलम। फिर ये भी क्या है, रो, इसके अंदर 4 कॉलम है। फिर देखिए रो और कॉलम, इसे कहते हैं टेबल। तो यदि आप टेबल के फॉर्म में डेटा को शो कराना चाहेंगे तो ऐसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉलम बनाने के लिए 2 टैग होते हैं, एक टीडी टैग होता है, एक टीएच टैग होता है। तो ध्यान दो, मैंने नेम को टीएच टैग के अंदर कर दिया है। अब टीएच टैग से एक कॉलम बनाया और दूसरा कॉलम बनाया टीडी टैग से। अब टीएच और टीडी में डिफरेंस देखो, टीडी मतलब टेबल डेटा और टीएच मतलब टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग में ध्यान से देखिए, जो नेम है वो बोल्ड हो गया है और अपने आप ही सेंटर में भी आ गया है। आप ध्यान दीजिए, नेम जो है वो बोल्ड हो चुका है और सेंटर में भी आ गया है। दूसरे वाले को भी यदि मैं टीएच कर दूं, टीडी की बजाय यदि मैं टीएच कर दूं, तो देखिए मोबाइल नंबर भी बोल्ड हो चुका है और सेंटर में आ चुका है। तो ऐसे इस्तेमाल होता है टेबल और टीडी का। ओके, तो जो टेबल और टीडी है वो आप इस तरह से यूज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ऊपर पहली वाली लाइन में सभी को टीएच बना दूंगा मैं। जो पहली वाली लाइन मतलब पहली वाली रो है उसमें मैंने सभी को टीएच बना दिया। तो ध्यान से देखिए, जो पहली लाइन है उसमें सब कुछ बोल्ड है और बाकी के सारे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने टैग इस्तेमाल किए, सबसे पहले टेबल टैग, टेबल के अंदर टीआर टैग, टीआर के अंदर यदि आपको नॉर्मल डेटा लिखना है तो टीडी का यूज करोगे आप, और यदि आपको बोल्ड करना है तो टीएच का यूज करोगे आप। ठीक है ना। तो एक बार नोट्स में इन 4 को लिख देते हैं। तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है 33 है टेबल। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से, to create table in web page। अगला है tr, to create row in table। td मतलब to create column in row। ठीक है। 36 से जो है वो है th, to create heading column in row। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बिना बोल्ड किए टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करेंगे। देखिए, तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हो, मान लो जो अमित है वो सेंटर में आए, तो इसमें लिखोगे अलाइन सेंटर। मतलब जिस टीडी के डेटा को आप सेंटर करना चाहते हो उस टीडी में लिख दोगे अलाइन सेंटर। ये देखिए सेंटर में आ गया नेम, अमित जो है ध्यान से देखिए बोल्ड नहीं हुआ है और सेंटर में आ चुका है। ठीक है, बोल्ड हुए बिना ही
सेंटर में आ चुका है। इसको अच्छे से समझने के लिए जो टेबल है इसमें जो है हम विड्थ देंगे 100%। विड्थ का मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई 100% का मतलब जितना बड़ा पेज है उसके बराबर हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, जो अमित है वो हमारे टेक्स्ट में सेंटर में है। तो मैंने कैसे किया इसको, मैंने इसको करने के लिए जिसको नाम को मैंने सेंटर में करना था उसमें अलाइंग सेंटर नाम का एट्रीब्यूट लगाया। लेकिन यदि आप ये अलाइंग सेंटर यहाँ ना लगा करके इस टीआर में लगा दोगे तो पूरे के पूरे रो का जो डेटा है वो सेंटर में चला जाएगा। आप ध्यान से देखो, अब सिर्फ अमित ही नहीं, इस लाइन के सारे डेटा सेंटर में हैं। ठीक है, तो आप टीडी में भी सेंटर लगा सकते हो अलाइन, और टीआर में भी। आप सेंटर के अलावा उसमें लेफ्ट और राइट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है, राइट भी लगा सकते हो तो राइट चला जाएगा। अच्छा, लेकिन पूरी टेबल में अगर सेंटर लगाओगे तब काम नहीं होगा ये वाला। अगर आपने ये अलाइन सेंटर वहां ना लगा के पूरे टेबल टैग में लगा दिया तब ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये काम करेगा लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा अलाइन सेंटर। अब अगर यहाँ मैं विड्थ जो है हटा दूं तो देखिए इतनी बड़ी टेबल है, और अगर मैं यहाँ अभी अलाइन सेंटर लिखूं तो ध्यान से देखना पूरी टेबल अभी लेफ्ट में है। अलाइन सेंटर लिखा था तो पूरी टेबल उठ करके सेंटर में आ गई। ठीक है, पूरी टेबल उठ करके सेंटर में आ गई, लेकिन विड्थ 100% होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप जो है चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसके बाद जो टेबल है, टेबल में आप बीजी कलर भी दे सकते हैं। देखिए बीजी कलर मैंने पास किया रेड, तो पूरी टेबल देखो रेड हो गई। ये बीजी कलर जो है आप सिंगल रो में भी पास कर सकते हैं। तो मैंने इस रो में पास किया बीजी कलर कॉलन रेड, तो देखिए सिर्फ पहली वाली रो जो है रेड हुई। फिर आप बीजी कलर जो है सिंगल एक टीडी में भी पास कर सकते हैं। देखिए बीजी कलर कॉलन ग्रीन, ये देखो सिर्फ एक रो का एक कॉलम जो है कलर चेंज होगा उसका। ठीक है, इस तरह से आप जो है चीजों को बना सकते हैं। तो बीजी कलर जो है वो टेबल में भी या फिर टीआर में भी या फिर टीडी में भी आप पास कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको जरूरत कैसी है वहां पे आप इसको इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए देखिए ध्यान से, बेटा टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो टेबल बन जाएगी। टेबल बनाने में देखिए आप अभी ये मत लिखिए ना, एट्रीब्यूट मत बनाइए उसके, अभी आप सिर्फ टैग बनाइए। एट्रीब्यूट तो मैंने बाद में बनाया है ना, मैंने भी तो पहले टैग बनाए थे ना सिर्फ। ठीक है ना, देखिए इसके आगे, तो इसके बाद आता है पॉइंट, हम लोग अगर किन्हीं दो सेल्स को मतलब दो कॉलम को आपस में मर्ज करना चाहें तो कैसे होगा। अब देखो मैं एक और रो बना रहा हूं,
बनाई, इसमें मैंने लिखा आलोक और यहाँ पे फोन नंबर लिखा कुछ भी, इसी तरह से कुछ भी मैंने नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया और यहाँ लिख दिया मैंने मान लो उन्नाव, यहाँ लिख दिया मैंने पिन कोड चेंज कर दिया कुछ भी, यहाँ लिखा मैंने शिवम, यहाँ लिखा मैंने डेटा ये कानपुर की बजाय लिख दिया जौनपुर और यहाँ लिखा मैंने 226007। ये देखिए आउटपुट में 3 मैंने रो 2 रिकॉर्ड मैंने और ऐड कर दिए। अब देखिए समझिए यहाँ पे क्या हमें करना है, दो कॉलम को अगर आपस में आप मर्ज करना चाहेंगे, यदि इन 2 कॉलम को मुझे आपस में इनको मर्ज करना है तो कैसे होगा। अब पहले देखिए कि मर्ज करने के लिए पहले हमें किसी एक कॉलम को हटाना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए हमें पहले किसी एक कॉलम को हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जौनपुर को हटा दिया। जौनपुर कहाँ है? यहाँ पे। तो देखो जब मैंने जौनपुर को हटाया तो यहाँ पे देखिए जो ये पिन कोड था, इधर जो पिन कोड आपका यहाँ पे था वो पिन कोड देखिए खिसक करके यहाँ आ चुका है। अब वहां पे जगह खाली है। कहाँ पे? आप ध्यान से देखो, इस जगह पे अब जगह खाली है। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे? तो पहले तो हमें इसको वापस वहां भेजना है, लेकिन हम चाहते हैं ये फोन नंबर जो 887788 लिखा हुआ है, ये फोन नंबर उस जौनपुर वाले बॉक्स की जगह ले ले। तो जो फोन नंबर है इसमें लिखेंगे कॉल स्पैन 2। मैंने फोन नंबर में क्या लिखा? कॉल स्पैन 2। इसका मतलब है कि फोन नंबर वाला जो एलिमेंट है, मतलब ये फोन नंबर वाला कॉलम है, वो 2 कॉलम की जगह ले ले। कॉल स्पैन 2 का मतलब क्या है? 2 कॉलम की जगह ले ले। तो देखिए यहाँ पे जो फोन नंबर वाला है उसने देखिए इतना बड़ा हो गया, आप ध्यान से देखिए इसको, इसने 2 कॉलम की जगह ले ली और पिन कोड अपनी जगह पे है। तो 2 कॉलम को मर्ज इस तरह किया जाता है, 2 सेल्स को। तो ये तो मैंने मर्ज किए एक ही रो के 2 कॉलम, क्योंकि ये दोनों कॉलम, ये मोबाइल नंबर और जो यहाँ पे जौनपुर लिखा हुआ था, वो दोनों तो एक ही रो के अंदर थे ना। अब यदि हमें 2 अलग अलग रो को मर्ज करना हो, जैसे मान लो ये 226005 और 226023, इन दोनों को मर्ज करना है। 226005 और 226023 को मुझे मर्ज करना है, तो मैं 226023 को पहले गायब करूंगा। 226023 वाली जो लाइन है वो मैंने पूरी मिटा दी। देखिए 226023 देखिए अपनी जगह से गायब है। अब 226005 को हमें नीचे लाना है, तो 226005 में जाएंगे। इस बार यहाँ कॉल स्पैन नहीं लिखेंगे, रो स्पैन लिखेंगे। कॉल स्पैन तब लिखते हैं जब एक ही रो के 2 कॉलम होते हैं, और जब 2 अलग अलग रो के होते हैं तो रो स्पैन लिखते हैं। तो ये देखिए जो 226005 वाला था, इन दोनों रो में कॉमनली हो गया, मर्ज हो गया। तो इस तरह के 3 लिखेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा, और 3 के बराबर हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। मैंने वहां पे कॉल स्पैन और रो स्पैन में 2 क्यों लिखा है? क्योंकि उस कॉलम को 2 कॉलम के बराबर मर्ज करना है। लेकिन अगर हमें 3 कर देंगे तो वो 3 के बराबर मर्ज हो जाएगा, और अभी मैं अगर 3 कर दूंगा तो बाहर भाग जाएंगी चीजें। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो ये देखो एक बाहर भाग गया, एक एक्स्ट्रा खिसक गया ना इधर। तो यहाँ पे आप उतने काउंटिंग पास करेंगे जितनों को मर्ज करना है, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ कॉलम को आपस में मर्ज करना है उतनी काउंटिंग आप यहाँ पे पास करेंगे। तो ये है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग कंप्लीट है, इतना ही होता है टेबल टैग में। आप एक बार फिर देख लें, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है, रो बनाने के लिए tr होता है, कॉलम बनाने के लिए th या td होता है। th और td में डिफरेंस ये है कि th में डेटा जो है थोड़ा बोल्ड हो जाता है और सेंटर में हो जाता है, td में नहीं होता है ऐसा, td में नॉर्मल रहता है। फिर टेबल में मैंने आपको सिखाया बॉर्डर लगाना, अलाइन करना,
विड्थ लगाना, और एक मैंने लगाया था बीजी कलर जो कि हटा दिया है। फिर टीआर में भी बीजी कलर लगा सकते हो, टीआर में अलाइन भी लगा सकते हो, टीडी में बीजी कलर लगा सकते हो, टीडी में रो स्पैन मैंने लगाना बताया, उसके लिए मैंने नीचे का एक कॉलम डिलीट किया था तभी वो पढ़ा था। देन मैंने कॉल स्पैन लगाना बताया, इसके लिए मैंने वही का एक कॉलम डिलीट किया था तब ये बढ़ा था। ठीक है, हाँ मैंने दो छोड़ दिए गलती से। दो चीजें होती हैं टेबल के अंदर, एक होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में मैंने पास किया 10 पिक्सल, सेल पैडिंग मैंने पास की 10 पिक्सल। तो देखिए सेल पैडिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट से बॉर्डर के बीच में दूरी। तो देखो टेक्स्ट से बॉर्डर के बीच में दूरी, जो ये दूरी है, यहाँ पे गैप देखो, ये गैप बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, और एक और होता है सेल स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग मैंने कर दिया 10 पिक्सल। इससे देखिए सेल स्पेसिंग की स्पेलिंग गड़बड़ है, सही तो है। सेल अच्छा मैं SPE कर दे रहा था। ये देखिए सेल स्पेसिंग से सभी सेल्स एक दूसरे से दूर हो जाती है। आप ध्यान से देखिए सेल पैडिंग से क्या हुआ था, सेल पैडिंग से सेल के बॉर्डर और उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट के बीच का गैप बढ़ गया था, और सेल पैडिंग के बाद सेल स्पेसिंग से क्या हो रहा है, सभी सेल्स एक दूसरे से उतने पिक्सल की दूरी पे हो जाएंगी। ठीक है, एक ही नंबर दो रो और दो कॉलम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप ट्राई कीजिए। एक ही नंबर को अगर आप दो रो और दो कॉलम में करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये मर्ज करना होता है, जो ये कॉल स्पैन होता है, ये हमेशा दाहिने की तरफ बढ़ता है, दाहिने की तरफ बढ़ता है हमेशा, राइट की तरफ। ठीक है ना, और जो रो स्पैन होता है, मतलब जो हमारा सेल स्पेसिंग होता है, कॉल स्पैन होता है, वो हमेशा इधर को बढ़ता है। ठीक है, और जो रो स्पैन होता है वो हमेशा इधर को बढ़ता है, नीचे को। इस बात का ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे ट्राई करना पड़ेगा। तो इस नंबर को अगर आप इसमें पूरे दोनों कॉलम में और इन दोनों रो में चाहते हैं तो आपको ये उन्नाव वाला जगह भी डिलीट करना पड़ेगा और नीचे वाला फोन नंबर भी डिलीट करना पड़ेगा। फिर इसी में रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों देना पड़ेगा, 2 हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा। हाँ, तो देखिए ये हमारा टेबल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं अपने पेज में, आपके ऊपर है वो कि आप कैसे बनाएंगे टेबल। अभी देखिए ये ऐसी टेबल है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे फोटो कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, फोटो लगाना। देखिए फोटो लगाने के लिए हाँ, फोटो लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, देखिए HTML और हेड और इसके नीचे बॉडी।
सेव किया मैंने इसको प्रोग्राम 4.html के नाम से। अब देखिए इसमें मैंने टाइटल लगाया और टाइटल में लिखा इमेज इन HTML, इमेज इन HTML। अब आप ध्यान से देखिए ऊपर टाइटल जो है वो आ रहा है इमेज इन HTML। आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, टाइटल आ रहा है इमेज इन HTML। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ लगाना है img टैग। एक टैग होता है, इसका नाम है img, ठीक है ना। तो एक टैग होता है, इसका नाम है img। तो इसके लिए हम लोग नोट्स में जाकर के एक बार लिख लेते हैं जो हम लोग नया टैग पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। तो 37 नंबर टैग है img टैग कैसे इस्तेमाल होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है टू सेट इमेज इन वेब पेज, ठीक है ना। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, src में हम लोग पास करते हैं इमेज का नाम। बॉर्डर बेटा चेंज कर सकते हैं लेकिन वो CSS से चेंज होगा, अभी बॉर्डर चेंज नहीं होगा। अभी जैसा बॉर्डर आ रहा है वैसा ही आएगा, आगे हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो हम लोग बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो img src, ठीक है ना। src के अंदर हम लोग पास करेंगे इमेज का पाथ। अब ये इमेज कहाँ से आएगी, देखिए इमेज जो है पहले हम एक इमेज उठा करके और अपने सिस्टम के उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में हमने ये बना रखा है। ये देखिए इमेज है, मैंने ये इमेज कॉपी की और हम लोग अपने सिस्टम के उसी फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमने इसको सेव कर रखा है। तो ये हमने सेव कर रखा है बैच 3 के अंदर, HTML के अंदर, और यहाँ हमने इमेज पेस्ट कर दी। इसका नाम कर दिया हमने बैनर। आप ध्यान से देख लीजिए, इमेज का नाम हमने कर दिया है banner.png, ठीक है ना। इमेज का नाम क्या आ रहा है, banner.png। अब हम लोग आएंगे अपने कोड में और ये मैंने इमेज कहाँ रखी है, ध्यान से देखिए। आपके सिस्टम में इमेज कहीं भी हो सकती है, उसको कॉपी करके आप उसी फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में आपने रखी हुई है वो फाइल, जिस फाइल में आपको लगाना है, जिस फाइल में आपको इमेज लगाना है। तो देखिए यहाँ बैनर नाम से इमेज भी है, यहाँ पे बैनर नाम से इमेज भी है और प्रोग्राम 4 नाम से फाइल भी है। यहाँ हमने लिखा banner.png। मैंने कैसे लगाई इमेज, img और उसके अंदर src मीनिंग, src का मीनिंग क्या है, सोर्स। src मीन्स सोर्स, सोर्स का मतलब कि कहाँ से इमेज आएगी, किस नाम की इमेज है। तो इमेज का मैंने नाम पास किया banner.png, लेकिन ये इमेज तभी आएगी जब इसी नाम की इमेज आपके इसी फोल्डर में होगी। किस फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपने ये फाइल सेव की है उसी फोल्डर में ये इमेज भी होनी चाहिए। रन कराया तो आप देख सकते हैं हमारे वेब पेज पर फोटो आ चुकी है। फोटो चूंकि थोड़ी ज्यादा बड़ी है इसीलिए ऐसी आ रही है। अब यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल। तो इसकी जो विड्थ है वो देखिए छोटी हो गई। अभी मैंने इमेज को जूम या जूम आउट नहीं किया है, लेकिन इमेज का अभी साइज मैंने यहाँ से कोडिंग से लिख दिया है कि इसकी विड्थ जो है 500 पिक्सल हो जाए। तो अभी देखिए इसकी विड्थ 500 पिक्सल हो गई, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर दी, img लगा दिया। ऐसे ही आप img में टाइटल नाम का एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। टाइटल नाम का एट्रीब्यूट में लिखा मैंने हेलो दिस इज इमेज,
ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए, इसको जब हम रन कराएंगे तो इमेज के ऊपर जब माउस लेकर के जाएंगे, देखिए इमेज के ऊपर जब माउस लेकर के जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, इमेज के ऊपर लिख के आ रहा है हेलो दिस इज इमेज। ये कैसे लिख करके आ रहा था? क्योंकि इमेज के ऊपर हम माउस लेकर के गए। ठीक है, चलिए ये टाइटल होता है। इसके बाद एक होता है ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट। इसमें IMG में ही एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम है ऑल्ट। ऑल्ट के अंदर क्या लिखा जाता है? ऑल्ट के अंदर आप लिख सकते हैं वो चीज जब इमेज नहीं आएगी तो क्या आएगा। तो मैंने लिखा इमेज नॉट फाउंड। अगर इमेज ना आए तो लिख कर के आए इमेज नॉट फाउंड। लेकिन अभी तो इमेज आ रही है, लेकिन इमेज कैसे नहीं आएगी? इमेज का नाम मैं गड़बड़ कर देता हूँ। बैनर की जगह पे बी हटा दिया, बैनर का मैंने बी गायब किया, रिफ्रेश किया, देखिए क्या लिख कर के आ रहा है, ध्यान से, इमेज नॉट फाउंड। बैकग्राउंड में इमेज बेटा अभी नहीं लगा सकते हम लोग हैं, बैकग्राउंड में इमेज CSS से ही लगेगी। कुछ चीजें हैं जो HTML में नहीं हो सकती हैं, इसीलिए CSS का इस्तेमाल होता है इसमें। तो इसलिए जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब वो चीज हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हमने लिखा बैनर भी लगा दिया तो देखिए इमेज आएगी, और जब इमेज आएगी तो ये ऑल्ट में लिखा हुआ डेटा नहीं आएगा। ऑल्ट में आपने जो भी लिखा होगा वो कुछ नहीं आएगा। ये होता है इमेज लगाना। ठीक है, एक और प्रोग्राम मैं आपको बना के सिखाता हूँ, आज का लास्ट प्रोग्राम है ये, और इसमें हम लोग सीखेंगे लिंक लगाना। एक पेज से किसी दूसरे पेज के लिए लिंक कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना, एक पेज से किसी दूसरे पेज के लिए लिंक कैसे बनाएंगे। सेव किया इसको प्रोग्राम 5.html के नाम से, और यहां मैंने टाइटल लिखा पेज का लिंकिंग इन HTML। देखिए बहुत आसान है। इमेज ना आने पर टाइटल नहीं शो होगा बेटा। इमेज ना आने पर देखिए, अगर इमेज नहीं आएगी तो देखिए ध्यान से, इमेज ना आने पर ऑल्ट में लिखा हुआ डेटा शो होगा। देखिए ये जो मैंने ऑल्ट में लिखा है ना, ये तब शो होगा जब इमेज नहीं आएगी, और टाइटल में लिखा हुआ तब शो होगा जब इमेज के ऊपर आप माउस लेकर के जाओगे। ठीक है, इमेज के ऊपर जब माउस लेकर के जाओगे तब टाइटल वाला आएगा। अब देखिए बॉडी में मैंने लिखा गूगल, रन करवाया तो देखिए लिख कर के आ गया गूगल, लिख कर के आ गया गूगल। लेकिन गूगल लिख करके तो आ गया, लेकिन गूगल पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। देखिए ध्यान से, मैं गूगल पे अगर क्लिक करूंगा तो वो सेलेक्ट हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं गूगल क्लिकेबल बन जाए, क्लिक करने पे गूगल की वेबसाइट पे हम पहुंच जाएं। इसके लिए गूगल को ए नाम के टैग के अंदर आप रख देंगे। ए नाम के टैग के अंदर रखेंगे तो देखिए क्या होगा कि गूगल पे क्लिक करने पे, अभी रिफ्रेश करेंगे पेज को, अभी भी गूगल पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसको ए नाम के टैग के अंदर तो रख दिया है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं बताया इसमें हम लोगों ने ये नहीं बताया कि क्लिक करने पे जाना कहाँ है। तो इसके लिए लिखेंगे HREF मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस, और इसमें लिखेंगे https://www.google की वेबसाइट.com। ये देखिए मैंने क्या लिखा, https://www.google.com। इससे क्या होगा, अब देखिए, अब आप जब गूगल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं गूगल पे क्लिक किया हूं, और जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ,
ये देखिए, जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया, हम कहाँ आ गए? हम आ गए गूगल की वेबसाइट पे। फिर देखिए, ये मेरा पेज रन हुआ, जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, मैं गूगल की वेबसाइट पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं एंकर टैग। ए फॉर एंकर टैग, IMG फॉर इमेज टैग, और ए फॉर एंकर टैग। एंकर टैग का मतलब कि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे एंकर के अंदर, वो लिंक बन जाएगा, और HREF में जो भी लिखेंगे उस लिंक के क्लिक होने पे इसी वाले लिंक पे पहुंच जाएंगे, जो भी एड्रेस हमने पास किया होगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अगर हम नेम चेंज कर दें और HREF सेम रहने दें, तब भी यही होगा। ठीक है ना, तभी भी यही होगा। ठीक है, अगर हम लोग लिंक नेम यहाँ गूगल की जगह कुछ भी लिख दे, देखिए नेम से फर्क नहीं पड़ता है। नेम में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखा ABC, लेकिन फर्क पड़ता है कि आपने HREF में क्या लिखा है। ABC के क्लिक होने पे कहाँ जाएगा? ये इस वाले एड्रेस पे। देखिए, मैंने रन करवाया तो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, लेकिन जब ABC पे क्लिक होगा तो ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा गूगल पे ही। क्यों गूगल पे जा रहा है? क्योंकि ABC के क्लिक होने पे हम यहाँ पे लिंक कॉल करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक सा लिंकिंग है। तो आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोगों ने जितने टैग पढ़े ये हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, और एक टैग इसमें लिख देता हूं मैं, जो नहीं लिखा मैंने, उसका नाम है ए टैग। ए टैग एक ऐसे इस्तेमाल होता है, और ये क्या है? टू क्रिएट लिंक इन वेब पेज। ठीक है, इसे कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, एंकर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आपकी क्वेरी मैंने छोड़ दी, सर क्या वेब पेज का टेक्स्ट लेआउट सेलेक्टेबल नहीं होता है? टेक्स्ट ऑलवेज सेलेक्टेबल ही होता है बेटा, टेक्स्ट तो हमेशा सेलेक्टेबल ही होता है। आप वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिलेक्टेबल ही होता है हमेशा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग उसको डिसेबल जरूर कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको डिसेबल कर सकते हैं कि सिलेक्शन ना हो, ये हम लोग कर सकते हैं डिसेबल, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर जो होता है उसका, वो सेलेक्टेबल ही होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। कोई डाउट हो तो बताइए, अभी भी वीडियो अपलोड करवा देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक, और हम चीजें भेज देंगे आपको ग्रुप में भी। ठीक है।